सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। माय नेम इज प्रांशु दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टारएक्स उड़ान अकेडमी। बेटा सबका स्वागत है स्टारएक्स उड़ान अकेडमी में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोगों से मैं काफी टाइम बाद मिल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक न्यू एनसीईआरटी क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम मतलब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी के बेसिक्स। क्लास 11 12 की एनसीईआरटीज मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ा के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं कर दूंगा क्लियर। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन, भले ही वो बोर्ड हो या कुछ भी हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहें और इसको पढ़ें अच्छे से। इसके साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये नया चैप्टर आपका इंडियन डेवलपमेंट का, जिसका नाम है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम जानेंगे कि इंडिया की क्या सिचुएशन थी जब इंडिया को आजादी मिली थी, और उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आए थे ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। हम बात करेंगे कि भाई ब्रिटिश जो थे, वो ब्रिटिश जब हमारे देश के अंदर एंटर करे थे तब हमारी सिचुएशन क्या थी, या उनके आने से पहले सिचुएशन क्या थी, उनके जाने के बाद क्या सिचुएशन हो जाती है। इन सारी बातों को समझेंगे हम, बहुत अच्छे से समझेंगे, और समझने के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, आज का हमारा डिस्कशन। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज, हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इंडिया का कॉलोनियल स्टेटस क्या था, मतलब पहले इंडिया का स्टेटस क्या था बिफोर कॉलोनियल रूल, उस चीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई एग्रीकल्चर, जो अदर सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया एंड अदर सेक्टर्स हो गए, डेमोग्राफी क्या थी, डेमोग्राफी कैसी थी, लिटरेसी रेट कितना था, क्या था, इन सब चीजों को समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बातचीत करेंगे, लो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। तो इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। समझ गए? तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहां देखो ये हमारा आज का एजेंडा है। मैं आपको फैमिलराइज कराऊंगा कि कंडीशन क्या थी इंडियन इकोनॉमी की 1947 में, और द कोर फैक्टर्स जो थे इसके बिहाइंड, मतलब क्यों इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया था, हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो रुक क्यों गई थी, वाई स्टॉप, वाई स्टॉप, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमें यह बात पता है कि 25% के आसपास का जो ट्रेड था वो पहले हुआ करता था विद वर्ल्ड, है ना। इंडिया का जो ट्रेड था वो 25% था, तो 25% हम ट्रेड किया करते थे। तो बहुत बहुत ही बड़ा आपका ये परसेंटेज है, मतलब 25% अगर कोई देश ट्रेड कर रहा है तो वो रिच कंट्री कंसीडर किया जाता है। तो उस टाइम पे हम बहुत रिच थे, बट क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से कि हम क्या हो जाते हैं, हम कहीं इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ जाता है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट कहा जाता है। तो स्टेट ऑफ की सेक्टर, तो मतलब हम समझेंगे कि भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, इनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, इन सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। तो हम आजाद होते हैं कब, हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947। इस टाइम पे हमें आजादी मिलती है, सबको पता है ना। अब यहां पे सिचुएशन क्या थी, यहां पे सिचुएशन क्या थी, तो बहुत ज्यादा पोवर्टी थी, लोग बहुत पुअर थे। ठीक है, जॉब्स नहीं थी, जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, और हमारा जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वो बिल्कुल स्टॉप हो गया था, क्योंकि अराउंड मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वो क्या, कौन से उनका ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था। बट उसके बावजूद हमारा जो एग्रीकल्चर था वो उतना प्रॉस्पेरस नहीं था। वो क्या रीजन रहे थे, उन सारी बातों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो तीन चीजें हमें समझनी है, तीन चीजें हमें समझनी है। ठीक है, मैं तीन चीजों की बात करूंगा, तो आओ जरा बात करें। तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। तो कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या कंडीशन थी, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्टली जो हमारी इकोनॉमी थी ये थी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारी क्या थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर was the main source of क्या, लाइवलीहुड।
ठीक है, एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे, ठीक है, ओके। और हम किस में फेमस थे, हम फेमस थे हैंडीक्राफ्ट्स में। हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो थी वो हमारी बहुत फेमस थी। किन किन चीजों में थी, आपका आ जाता है सिल्क, कॉटन, ठीक है, और मेटल आर्ट जो वर्क होता है, मेटल वर्क जो होता है, ठीक है, और बात करें तो प्रीशियस स्टोन्स, इन सब चीज़ों में हमारा बहुत अच्छा चला करता था। तो ये कुछ कंडीशन थी, मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन थी। और क्या साथ में एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, कोई 25% ऑफ द ट्रेड, ऑफ द ट्रेड, ठीक है, हैपन्स विद द इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड डालना, वर्ल्ड ट्रेड हैपन्स विद द इंडिया। तो वर्ल्ड ट्रेड जो होता था वो किसके साथ होता था, इंडिया के साथ ही होता था, 25%। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड हुआ करता था। तो ये कुछ कंडीशन थी हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था हमारे देश में आने का। तो ब्रिटिशर्स का पर्पस सिंपल सा था, उनको क्या चाहिए था, उनको तो मेन तो चाहिए थे हमारे यहां से स्पाइसेस, बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा है कि उनको स्पाइसेस क्यों रिक्वायर्ड थे। तो स्पाइसेस के जो उनको चाहिए थे ना, देखो अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन कहां लोकेटेड है, ब्रिटेन हमारा ऊपर की तरफ लोकेटेड है, मतलब हाई, हाई कौन सा, ऑल्टीट्यूड्स, हाई लैटिट्यूड, सॉरी नॉट ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है। तो हाई लैटिट्यूड्स में लोकेशन होने की वजह से यहां पे जो है, जो वेदर है, जो वेदर है वो क्या रहता है, कोल्ड रहता है। अब इनको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, फूड को प्रिजर्व करना पड़ता है। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए इनको चाहिए, क्या होते हैं, इनको चाहिए होते हैं स्पाइसेस। अब ये स्पाइसेस कहां से आते थे, ये आते थे इंडिया से। किसके थ्रू आते थे, ये आते थे मिडल ईस्ट, जो हमारा है मिडल ईस्ट के थ्रू आया करते थे, ठीक है। अब यहां पे लड़ाई हो जाती है क्योंकि यहां पे ऑटोमन एम्पायर आ जाता है, ऑटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेता है, तो ये ट्रेड इनसे खत्म हो जाता है, ब्रिटेन से ट्रेड खत्म हो जाता है। अब ये जो यूरोपियंस हैं ये हो गए परेशान, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया। और ये सी रूट ढूंढते ढूंढते जो एक पोर्तुगल थे, वास्को डेगामा, तो वास्को डेगामा कहां पहुंचता है, इंडिया पहुंचता है, ठीक है। और इंडिया पहुंचने के बाद ये वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अब ट्रेड जो था वो इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कि इसको अराउंड 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था इसके पूरे ट्रैवल का। तो अब इतना ज्यादा कहीं पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली पीपल विल गो देयर। तो ऐसे ही जब पहले पोर्तुगल आए, फिर डच आए, फिर मतलब डच आते हैं, फिर फ्रांस भी आता है, ब्रिटेन भी आता है, तो ऐसे करके बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडिया में एंटर करती है। यहां तक तो कहानी थी, इंडिया का उसका पार्ट था। किस लिए आए थे ये मैंने आपको रीजन शॉर्ट में समझा दिया है। अब क्या था, अब तो एक्चुअल में मैंने क्या बताया कि ट्रेड करने आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते इन्होंने क्या कैप्चर कर ली, पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ली। तो इंडिया को इन्होंने क्या करा, तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है क्या, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो मतलब ब्रिटेन का ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनको लेके चलना है। और इससे क्या होता है, फंडामेंटल चेंज आता है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, तो इंडिया जो था वो क्या बन गया था, रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था। कॉटन, जूट एंड इंडिगो सप्लाई किया करते थे। ग्रेट ब्रिटेन जो था मॉडर्न इंडस्ट्री वे था, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और ये वो किसकी वजह से हो रहा था, वो जब हो रहा था वो सिर्फ इंडिया की वजह से ही हो रहा था। तो क्या होता था, जैसे मान लो यहां पे क्या है, यहां पे कॉटन लिया इन्होंने, कॉटन लिया, कॉटन लेग से 100 रुपीज का इन्होंने कॉटन लिया। अब ये जबरदस्ती इतने का लेते थे वहां से, ठीक है। अब जब ये कॉटन ले लिया, तो कॉटन लेने के बाद ये सारा का सारा कॉटन कहां जा रहा है, यहाँ पे फिन की फैक्ट्री में जा रहा है। अब ये फैक्ट्री में जा रहा है, अब फैक्ट्री में जाके ये क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस करने के बाद लेट से यहां से इन्होंने क्या बना दी, शर्ट बना दी, ठीक है। अब ये शर्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, लेट से 1000 रुपीज की शर्ट हो गई, ठीक है, 1000 रुपीज की शर्ट हो गई। अब ये जो शर्ट है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बन के आ गई, और बहुत सारे फायदे थे इस शर्ट के।
ठीक है, क्वालिटी अच्छी, ये सब चीजें हो गई। तो 1000 रुपीज की आ गई, यहां 100 था, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ होगा, चलो काट पीट के भी मैं बताऊं, 500 रुपीज तो हुआ ही हुआ ना। या वो भी छोड़ो, ये 1000 रुपीज तो हमारे यहां से ले गए ना, हमें कितना दिया इन्होंने, बस हमें 100 रुपीज सप्लाई किया, लेस 1000 रुपीज तो ये अपने पास ले गए। तो ये होता था यहां पे गलत, ठीक है। और ऑब्वियस है, हमारे जो थे वो एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो थे वो ज्यादा थे। अब ये चीज अच्छी है, एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है हमारे वो रॉ मटेरियल बेस्ड ज्यादा थे। हमारा जो ये वाला सेक्टर है, जिसको हम कौन सा बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं है, अभी करंट कंटेक्स्ट में हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्टली जंप कर गए टर्शियरी सेक्टर की तरफ, ठीक है। सर्विस सेक्टर हमारा डेवलप है, बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं है। रीजन बीइंग यही रीजन है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई उस टाइम पे। अब देखोगे कि अब फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्री डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो अब जैसे एग्जाम्पल है, तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं। फार्मर इन बंगाल फोर्स टू ग्रो इंडिगो, जबरदस्ती उसको इंडिगो करवाया जा रहा है। इंडिगो कौन सी क्रॉप है, ये है हमारी कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स। उसको फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो करने दिया जा रहा है, वीट वगैरह ग्रो नहीं करने दिया, वो क्या ग्रो कर रहा है, वो इंडिगो ग्रो कर रहा है। किसकी वजह से, क्यों, इनकी जो डाई है वो जो इंडिगो से डाई बना करती थी, ठीक है ना। तो ये जो डाई है ये यूजफुल होती थी किसके अंदर, इनके कपड़े डाई करने में। तो इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा है, टिम्बर ग्रो करवाया जा रहा है रेलवे स्टैब्लिश करने के लिए, तो हमारे नहीं कर रहे, ठीक है ना। और ये सारा रॉ जो इंडिगो है ये टेक्सटाइल मिल में चला जाता था मैनचेस्टर में, और फार्मर जो था उसको एक्सपेंसिव मशीन मेड क्लोथ इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन ये खरीदने पड़ते थे, ठीक है ना। एक्सपेंसिव देखो 1000 रुपीज का है, खरीदवाते थे उससे। भाई वो अगर ये चीज ग्रो करता और अपने यहां पे ही अगर हाथों से हम उस कपड़े को बनाते वो सस्ता होता, ठीक है ना। लेकिन हमें मशीन मेड क्लोथ्स खरीदना पड़ता था उस समय में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि यहां ये जो है ये क्या है, ये फिनिश गुड्स हैं। तो फिनिश गुड्स की यहां पे हमारे यहां पे सप्लाई जो है वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है। फिनिश गुड्स की सप्लाई बढ़ा दी गई, तो लोगों को फिनिश गुड्स ही खरीदवाए जा रहे थे। और ये जो फिनिश गुड्स हमारे यहां पे आता था, ये फिनिश गुड्स होता था टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, बिल्कुल टैक्स फ्री होता था। लेकिन यहां से हाँ, ये जो जा रहा है हमारे पास से मटेरियल, ये भी फ्री जा रहा है। लेकिन जब हम अपना फिनिश गुड सप्लाई करते थे इन ब्रिटेन, तो उस पर हाई टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, यहां तक बात समझ में आई। अभी यहां पे देख रहे हो तो इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर, इफ वी लूज इंडिया देन द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। तो अगर हमने इंडिया को हार गए, हमने इंडिया को अगर छोड़ दिया, तो हमारा जो है वो एम्पायर वो खत्म हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, ये वाइस रॉय कह रहे हैं 1894 में। तो इंडिया जो था इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, सोच सकते हो मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता होगा इंडिया इनके लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो यहां देखो। तो प्री ब्रिटिश इंडिया की मैं बात करी तो प्रॉस्पेरस था, ऑब्वियस मैंने बताया किस पे था, एग्रेरियन था, है ना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी, विद डाइवर्स वर्ल्ड एंड रिनोन्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी थी, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बहुत अच्छे थे, जैसे कॉटन, सिल्क हो गया, टेक्सटाइल, मेटल वर्क हो गया, प्रीशियस स्टोन, ये मैंने आपको बता दिया है। नॉन फॉर फाइन क्वालिटी मटेरियल, बहुत अच्छा क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप, हमारे मतलब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत अच्छा हुआ करता था। और उसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मसलिन। मसलिन एक टाइप ऑफ क्लोथ है, ठीक है। कहां पे, बंगाल में ओरिजिनेटेड था, ठीक है। फाइनेस्ट वैरायटी थी मलमल की, ठीक है। इसको मलमल बोला करते थे, मलमल शाही बोला करते थे। और ये कहा जाता था कि ये जो है सिर्फ रॉयल लोग पहनते हैं, मतलब किंग्स वगैरह पहनते हैं, बिल्कुल हल्का कपड़ा, बिल्कुल एयरी टाइप, ठीक है। तो मलमल एयर भी करके इसको कहा जाता था। तो एक एग्जाम्पल है। तो मतलब ये इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी इस कपड़े की कि मतलब लोग ना उस टाइम पे इसके लिए बिल्कुल दीवाने थे कि भाई ये कपड़ा मिल जाए हमें कहीं से। तो एन आर्टिशियन फैमिली इन ढाका स्पेंड वीक्स वीविंग एंड डेलिकेट मसलिन फाइबर, तो वीक्स लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे उनको बनाने में। दिस देन एक्सपोर्ट एंड वोन बाय यूरोपियन रॉयल्टी एज अ सिंबल ऑफ एक्सट्रीम वेल्थ एंड स्टेटस। तो देखो यूरोप में भी इस कपड़े को पहना जा रहा है, और ये सिंबल है कि भाई जो पर्सन है अगर वो इस कपड़े को पहन रहा है तो वो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत पैसे वाला है, एक रॉयल्टी का सिंबल कहा जाता था इस कपड़े। तो सोचो किस तरीके से ट्रेड रहा होगा हमारा, है ना, ठीक है। आप इमेजिन कर रहे हो ना चीजों को, इमेजिन करते चलो, इमेजिन करते चलो। नाउ स्टोरी ऑफ स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर ब्रिटिश, ठीक है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल पर कैपिटा, कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं करी कि क्या वो हमारे उसको एस्टिमेट कर पाए, ठीक है, एस्टिमेट करें, ठीक है ना।
कभी नहीं कोशिश करी इन्होंने। तो जैसे अब कुछ रहे, जैसे दादा भाई नौरोजी आए, विलियम डिग्बी आए, आरसी देसाई, इन्होंने ट्राई किया और नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करी थी। तो देखो कितना है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर कैपिटा मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन। ठीक है, तो 0.4% है। एग्रीगेट देखा तो लेस देन 2%, बहुत खराब सिचुएशन, देखो कितनी खराब थी। ठीक है ना। तो वीके आरपी राव एस्टिमेटेड एंड कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और ये इनका ही सबसे बेस्ट माना गया था। तो अ विलेजर इन 1940 वुड फाइंड देयर इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दैट ऑफ देयर ग्रैंडफादर इन 1900। तो मतलब देखो 1900 में जो सिचुएशन थी वही सेम सिचुएशन 1940 में थी। ठीक है, तो इससे मतलब क्या चल रहा है कि कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई। मतलब देखो ना यार, आप अगर बात करें, मैं अगर बात करूं 2010 की, ठीक है, 2010 से अगर मैं 2025 को कंपेयर करूंगा तो वहां पे बहुत डिफरेंस आ चुका है ना, यहां पे बहुत डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, इस टाइम पे मान लो किसी की इनकम 10,000 रुपीज हुआ करती थी तो ये भी बहुत वर्थ हुआ करती थी, लेकिन अब किसी अब यहाँ पे इनकम 10,000 का कोई मतलब ही नहीं है। 500 रुपीज तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनकम में इंक्रीज आया होगा ना ऑब्वियस। अब जो 10,000 थी वो 1 लाख रुपीज सैलरी हो गई है ना। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? तो ये आपने सिचुएशन देख ली किस तरीके से सिचुएशन थी उस समय। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा। हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ स्टेग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आओ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। कॉजेस क्या आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन कॉजेस। कॉजेस की बात करते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आप सोचो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है चैप्टर को, तो सबसे पहले क्या चीज होगी? सबसे पहले बात करेंगे हम लैंड सेटलमेंट की। तो लैंड सेटलमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट में क्या बात करेंगे? लैंड सेटलमेंट में अंडर ब्रिटिश रूल तो क्या था? हम फॉलो कर रहे थे क्या? जमींदारी। जमींदारी थी। जमींदारी सिस्टम सबको पता है ना क्या होता है। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम था या फिर लैंडलॉर्ड बोलो। तो फर्स्ट जो जमींदार हुआ करते थे, ये जो जमींदार हुआ करते थे, ये चार्ज करा करते थे हाई रेंट। बहुत ज्यादा रेंट चार्ज किया करते थे। किससे चार्ज किया करते थे? फार्मर से। और जो फार्मर इसको नहीं दे पाता था उसका क्या किया करते थे? उसकी जमीन को छीन लेते थे, मतलब फोर्टिफाइड कर लेते थे। ठीक है, ये चीज हुआ करती थी किसमें? लैंड सेटलमेंट के अंदर। तो मतलब हाई रेंट लगाया जाता था। तो अगर हाईलैंड है और अगर उन्होंने वो चीज नहीं पे करी है तो उनसे वो जमीन छीन ली जाती थी। तो ये चीज करी जाती थी। देखो कितनी गलत चीज है, कितनी गलत चीज है ना। सेकंड, उनके ये चीजें ग्रैब कर ली, ठीक है, और फिर इनको पनिशमेंट दी जा रही है। भाई पनिशमेंट भी दी जाती थी, इनको पनिशमेंट भी मिलती थी। पनिशमेंट भी मिला करती थी। ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे इनसे फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता था लैंड का। ठीक है ना, अगर डिले होता था। थर्ड, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाए जाते थे। ठीक है, जीरो एफर्ट्स, जीरो एफर्ट्स इन क्या? इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड कंडीशन। तो जो जमीन थी उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या ग्रो करवा रहे हैं? ये लोग क्रॉप करवा रहे हैं कैश क्रॉप्स। और ये जो होती थी ना, जैसे कौन कौन से, इंडिगो हो गई, ये ना फर्टिलिटी खत्म कर देती थी सॉइल की। जो फर्टाइल लैंड होता था वो बिल्कुल बेकार हो जाता था, बिल्कुल खत्म हो जाता था। अब जब ये खत्म हो जाता था तो अब यहां पे कुछ और ग्रो नहीं कर सकते, यहां कुछ और ग्रो नहीं कर सकते। तो ये मेजर प्रॉब्लम हुआ करती थी उस समय में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब कुछ टर्म्स थी। टर्म्स क्या थी? एक डेट फिक्स थी। डेट जो थी वो क्या थी? वो फिक्स थी कि इसी डेट पे इनको क्या करना है? इनको इनसे रेंट कलेक्ट करना है। अगर नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली इनसे जमीन छीन ली जाएगी, फोर्टिफाइड कर लिया जाएगा। तो ये एक टर्म्स थी जमींदारी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट,
और क्या था, और अगर बात करें तो, और बात करते हैं, एक मिनट, और बात करें तो लैक इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो पॉइंट है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ फिफ्थ पॉइंट, आई डोंट नो विच पॉइंट इट इज, डजंट मैटर। तो ठीक है, तो लैक इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट गुड, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी। और क्या होगा, सोचो और क्या होगा, और क्या होगा, ठीक है। तो और हार्डली जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, या फिर अगर मैं बात कर लूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जीरो कंट्रीब्यूशन था, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। और क्या किया गया, और मैं जैसे आपको बताया कि भाई कमर्शियलाइजेशन करे जा रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जिस भी चीज का कमर्शियलाइजेशन हो जाता है ना, वो चीज बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन, तो एग्रीकल्चर को क्या किया, कमर्शियली, मतलब कैश क्रॉप्स ग्रो करवाने लग गए, फूड क्रॉप्स बंद करवा दी थी, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है। और अब इससे क्या हुआ कि भाई पुअर फार्मर जो हैं, अब जब कमर्शियलाइजेशन हुआ तो कमर्शियलाइजेशन से क्या हुआ भाई, कैश क्रॉप्स जो थी वो तो इंक्रीज हुई, बट जो फूड क्रॉप्स थी वो तो खत्म हो गई। अब इससे रेवेन्यू तो बढ़ा इनका, ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा, इसमें इंक्रीज आया, बट जो फूड थी ना, इसकी क्या हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई। और भाई सर्वाइवल के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फूड चाहिए। तो अगर मेरा फार्मर, मेरे देश का किसान अगर फूड क्रॉप्स ही ग्रो नहीं करेगा तो मैं खाऊंगा क्या। अब इसके इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हंगर। तो हंगर से आएगी बीमारी, हंगर, तो हंगर से होगी बीमारियां, बीमारी से फिर डेथ इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस है। अब जब उस टाइम पे कैश क्रॉप्स थी, अब देखो ये टाइम किसका है, मैं बात कर रहा हूं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब कमर्शियलाइजेशन, तो फूड नहीं है हमारे पास खाने के लिए, हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, वो सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है, यहां तक समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है स्टैग्नेंट बैकबोन, ठीक है। तो 85% ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियस 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, विलेजेस में रहा करती थी, मैंने बता दिया, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस द सेक्टर एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड इवन डिटरेशन, द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम हो गई थी, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे बिफोर 17th सेंचुरी, ये देखते हो, ये सिचुएशन देखो कितनी अच्छी सी है, रिचर देन इजिप्ट, इजिप्ट से भी हम ज्यादा रिच थे, बहुत एक्सपोर्ट किया करते थे कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर, बट आफ्टर 1947 दिस वाज द कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन हो गई थी। तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन दिखा रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, 1947 में एक्सट्रीम डेप्ट आ गया था, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया था, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स तो थे ही नहीं, खत्म ही हो गए थे बिल्कुल, फ्रॉम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, अनेबल टू अफोर्ड बेटर टूल्स, सीड्स, और मिररिंग कंडीशन, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई, पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है ना, सीड्स ही नहीं है। फिर इनका जो लैंड साइज था ना, साइज ऑफ लैंड, वो भी बहुत कम हुआ करता था। तो जब कम होता था तो ऑब्वियसली तब भी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, चलो वेट ना। अब कॉजेस मैंने आपको बता दिए, जमींदारी सिस्टम, ठीक है, प्रॉफिट वेंट टू जमींदार्स नॉट कल्टीवेटर्स, मेन इंटरेस्ट वाज कलेक्टिंग ऑन रेंट, सिर्फ रेंट कलेक्शन पे ही फोकस था, लेकिन इंप्रूवमेंट पे कुछ नहीं था। फोर्स कमर्शियलाइजेशन, कैश क्रॉप्स जैसे वो ग्रो करवाई जाती थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री, जिससे कि क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई, मैंने आपको बताया। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा रही है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जा रहा है, इरिगेशन, फ्लड भी आता था, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी, उसके इंप्रूव करने पे भी कुछ नहीं किया जा रहा, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था। लॉ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया करते थे, आउटडेटेड मेथड्स थे, पुराने ओल्ड मेथड्स का यूज किया जा रहे थे, तो इसकी वजह से जो था एग्रीकल्चर वो क्या हो गया था, वो स्टेगनेंट हो गया था। रियल लाइफ एग्जांपल की बात को, जमींदार जो है हाई रेंट कलेक्ट करता था टेनेंट से, बट रिफ्यूजेस टू स्पेंड एनी मनी ऑन डिगिंग न्यू वेल्स, तो कहीं पे भी वेल्स का, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। मॉनसून अच्छा नहीं होता था, फार्मर ऑब्वियसली क्रॉप फेल हो जाती, तो फार्मर क्या करते थे, अल्टीमेटली दोबारा कर्जा लेते थे, फिर क्रॉप फेल हो जाती, फिर कर्जा लेते थे, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, मॉनसून पे। तो अगर मॉनसून अच्छा होगा
तभी क्रॉप ग्रो कर पाएगी। जिस दिन नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई, तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है, और अनअफेक्टेड हो जाता था। नेक्स्ट, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिफोर और आफ्टर ये दोनों देख पा रहे होगे आप। पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। मतलब उन्होंने क्या किया, हमारी इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। हमारा हैंडीक्राफ्ट जो बहुत फेमस था, इसको सिस्टमैटिकली इन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना। दो मोटिव थे, एक तो इनको इंडिया को एक मेयर एक्सपोर्टर बनाना था, किस चीज का, रॉ मटेरियल का, ठीक है, फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और इंडिया को टर्न करना था किसमें, एक तरीके से इंडिया जो है, इंडिया की मार्केट को फ्लडेड कर दिया ब्रिटिश फिनिश गुड्स से, ताकि वो इन्हीं के ही गुड्स खरीदें, ठीक है ना। तो एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, स्किल्ड वीवर इन सूरत हु वंस क्राफ्टेड हाई क्वालिटी टेक्सटाइल नाउ हैज नो कस्टमर्स, ठीक है। अब जो पहले बहुत अच्छा बनाता था, अब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं है। द लोकल मार्केट इज फुल ऑफ चीपर मशीन मेड क्लोथ फ्रॉम मैनचेस्टर, ही इज फोर्स टू अबैंडन हिज लूम, ठीक है। तो अब उसको जबरदस्ती वहां से मतलब मजबूर होना पड़ गया, उसको वो जगह छोड़नी पड़ गई उसको। तो इसीलिए जो हमारी थी सिस्टमैटिकली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं किया, स्लोली 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 ये खत्म करते चले गए थे। और क्या करेंगे यार भाई, इंपोर्ट हमारे बढ़ गए थे, इंपोर्ट हमारे बढ़ गए थे फिनिश गुड्स के। तो फिनिश गुड्स के जब इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट किसके बढ़े हुए हैं, एक्सपोर्ट बढ़े हुए हैं हमारे रॉ मटेरियल के। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, 10 मिनट, प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता है, फिनिश गुड जो है वो महंगा है, तो पैसा जो है वो ज्यादा हमारे पास से बाहर जा रहा है। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो उसमें इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा थे एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। अब जब भी ऐसा होता है तो पैसा हमारी कंट्री से बाहर जाता है, क्योंकि इंपोर्ट में पैसा बाहर जाता है, एक्सपोर्ट से हमारे पास पैसा आता है, इंपोर्ट से पैसा बाहर जाता है। तो इंपोर्ट ज्यादा है तो पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट कम है तो हमारे देश में पैसा कम आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ द स्लो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी लेकिन बहुत स्लो बढ़ी, ठीक है। तो बिगिनिंग सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्री बढ़ती है, कॉटन एंड जूट मिल्स, महाराष्ट्र, गुजरात एंड बंगाल में। आयरन एंड स्टील, टिस्को, ठीक है, कब हुई, 1907 में। और बाद में शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये सब ग्रो करती हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या रहे, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट मेक मशीन्स विच हैम्पर्ड फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये था ही नहीं कैपिटल इंडस्ट्री, मतलब मशीन्स नहीं थी हमारे पास, तो मशीन्स ना होने की वजह से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो कैपिटल इंडस्ट्री नहीं होगी, मशीन टूल नहीं है, तो कंज्यूमर गुड्स कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज मिसिंग थी, अब इसके मिसिंग होने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और समझते हैं, फिर लोग कहते हैं कि हाँ रेलवे तो इंट्रोड्यूस किया था ना, रेलवे इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन रेलवे इंट्रोड्यूस करने का मोटिव क्या था, रेलवे इंट्रोड्यूस करने का मोटिव क्या था कि रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है, जो रिमोट पार्ट्स है हमारे, जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी पहुंच के सप्लाई इंक्रीज करी जाए, ठीक है, मतलब मार्केट सप्लाई इंक्रीज करी जाए। वॉर्स वगैरह, वेपनाइजेशन, तो मतलब हेल्पफुल किसके लिए था, इन्हीं के लिए ही हेल्पफुल था, हमारे लिए नहीं था, ठीक है ना, हमारे लिए नहीं था, ओके। और क्या करते थे, जैसे मैंने बताया कि भाई इंपोर्ट्स हैं, ये टैक्स फ्री हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, इस पे टैक्स लगाया जा रहा है, हैवी टैक्सेशन, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चल रही थी, ओके, तो ये सारी चीजें चल रही थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जमशेदजी टाटा का यहाँ पे आता है, टेस्को 1907 में एस्टैब्लिश होती है और लैंडमार्क थी। बट द इंडियन एंटरप्रेन्योर वांटिंग टू स्टार्ट अ न्यू बाइसाइकिल फैक्ट्री बट स्टिल हैड टू एक्सपोर्ट ऑल नेसेसरी मशीन्स फ्रॉम द ब्रिटेन। तो अगर किसी को साइकिल इंडस्ट्रीज भी खोलनी थी तो उस टाइम पे भी फिर भी डिपेंडेंट होना पड़ता किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ये मिसिंग था। जब तक ये नहीं होगा तब तक अदर चीजें कैसे बनेंगी। तो हम क्या करते थे, हम बाहर से मंगवाया करते थे, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे हमने टायर मंगवा लिया, टायर हमारे पास बनाने के लिए नहीं है, हैंडल मंगवा लिया साइकिल का, ठीक है, और सबको करके हमने क्या करा, असेंबल कर दिया और फिर उसको ग्रो करवा दिया, और फिर हमने बोल दिया कि हाँ हमारी फैक्ट्री बनी है जिसमें हम असेंबल, अब असेंबल ही तो कर रहे हो, बना थोड़ी ना रहे हो, टायर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो,
असेंबल कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है और ये आज भी प्रॉब्लम है। हम लोग आज भी क्या कर रहे हैं, चीजों को असेंबल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, बट उसको बना नहीं रहे हैं। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, है ना। इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन गया था किसका, रॉ कॉटन, सिल्क, शुगर, इंडिगो, जूट। और इंडिया जो था वो इंपोर्टर था किसका, फिनिश गुड्स लाइक क्लोथ, मशीन फ्रॉम ब्रिटेन। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। सिर्फ ब्रिटेन में ही ट्रेड कर सकते थे और अदर प्लेसेस पे ट्रेड नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया गया था। स्वेज कैनाल की बात करें तो प्रोवाइड डायरेक्ट एंड फास्टर सी रूट बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो एक ये नया रूट और ओपन हो गया था जिसके थ्रू और जल्दी ट्रेड हो सकता था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई थी जिससे कि ब्रिटिश का कंट्रोल और अच्छा हो गया था ओवर इंडियन टेरिटरीज। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोर्ट सरप्लस एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो एक्सपोर्ट्स वर कंसिस्टेंटली लार्जर देन इंपोर्ट्स। मैंने अभी आपको बताया ज्यादा थे, क्रिएटिंग एक्सपोर्ट सरप्लस। तो क्या आ गया था, एक्सपोर्ट्स सरप्लस हो गया था, ठीक है। बट दिस सरप्लस डिड नॉट बेनिफिट इंडिया, लेकिन इसने बेनिफिट नहीं किया। रीजन, नो गोल्ड और सिल्वर फ्लोड। ना ही गोल्ड आया ना ही सिल्वर आया, सब हमारे देश से बाहर ही जा रहा था। दिस वन वे ट्रांसफर रिसोर्सेज नोन एज दी ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। कैसे होता था, ऐसे होता था। जो एक्सपेंसेस ऑफ कॉलोनियल ऑफिस इन लंदन, उसका कौन बियर कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी बियर कर रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट अर्निंग जैसे कॉटन, जूट है, ये सब इंडियन इकोनॉमी के ही रेवेन्यू से फंड किया जा रहा है। जो भी वॉर्स वगैरह ब्रिटिश एम्पायर लड़ रहा था वो कहां से आ रहा था, इंडियन रेवेन्यू से आ रहा था। जो, ठीक है ना, वॉर का कॉस्ट हो गया और आपके इनविजिबल आइटम्स हो गए, ठीक है। इनविजिबल आइटम जैसे इंश्योरेंस हो गया या फिर सैलरी हो गई, सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी, और इनकी जो सैलरी हुआ करती थी वो भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। इंडियन ऑफिसर्स की कम सैलरी, इंडियंस जो ब्रिटिश इंडिया में काम करा करते थे उनकी सैलरी कम हुआ करती थी, ठीक है ना। तो नो, द मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग इंडियन कॉटन इन यूरोप वॉज यूज टू पे सैलरी ऑफ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। तो देखो ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी को पे करने के लिए इंडियन कॉटन का यूज किया जा रहा है ना, इन लंदन। एंड फंड ब्रिटिश मिलिट्री कैंपेन, तो ब्रिटिश मिलिट्री कैंपेन को फंड किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ, एक मिनट, ठीक है। ना ही वो स्कूल बना रहे हैं ना ही हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स ना स्कूल। वो बस क्या कर रहे हैं, वो फंड कर रहे हैं, मिलिट्री कैंपेन में फ्लड कर रहे हैं, वॉर वेपन्स वगैरह बनवा रहे हैं, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो ये सारी चीजें चल रही थी, इसी को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। नाउ डेमोग्राफी की अगर बात करें, डेमोग्राफी क्या होती है, हमारे देश में जो लोग हैं वो किस तरह, कौन सी एज के हैं, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। और लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो 16% से कम हमारा लिटरेसी रेट था। फीमेल लिटरेसी रेट और भी कम था, 7%। 32 ईयर्स और 69 टुडे, कंसीडर कर लो सेम ऑलमोस्ट। तो 218 पर 1000 डेथ्स थी, तो डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है। ओके, आज 28 है, उस टाइम पे 218 था। देखो डिफरेंस, देखो कितना बड़ा है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव पॉवर्टी वाज डिफाइनिंग द फीचर ऑफ द पीरियड। बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। देखो ये पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, अच्छे से डिपिक्ट हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे 32 ईयर्स था बस। 32 ईयर्स के बाद मतलब हार्डली कोई सर्वाइव कर पाता है। 69 आजकल है, आजकल 69 में सर्वाइव कर लेते हैं लोग, ठीक है। नाउ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अब कब देखने को मिलता है हमें, तो 1850 में, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, कितनी है, 5 मिलियंस, ठीक है। अब ये धीरे 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 करके बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो 1920 से बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन राइज कर रही है। तो बिफोर 1921 तो फर्स्ट स्टेज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, स्लो एंड अनइवन पॉपुलेशन, ठीक है। स्लो थी और अनइवन थी पॉपुलेशन, भाई कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। देखो यहां से इंक्रीज हुई फिर कम हुई, फिर इंक्रीज होती फिर कम होती है, ठीक है। आफ्टर 1921 द सेकंड स्टेज आती है, उसमें हाई बर्थ रेट आते हैं। तो आफ्टर 1921 हाई बर्थ रेट और डिक्लाइन हो जाता है डेथ रेट, और राइज हो जाता है किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी, हमें इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में 10% है, सर्विसेज में 15 to 10% है, 20% है, और एग्रीकल्चर में 70 to 75% लोग एंगेज्ड हैं, ठीक है। यहां देख पा रहे हो ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, कहीं पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा, कहीं पे प्रोडक्टिविटी कम। अब यहाँ पे बॉम्बे जो है वो डिपेंडेंट किस पे है, एग्रीकल्चर, यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। मद्रास में भी देखो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर डिक्रीजेस, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंसी है। बट कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि वहां पे अदर चीजें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। जैसे पंजाब में द सन ऑफ क्राफ्ट्समैन फेसिंग डिक्लाइन इन हिज फैमिली ट्रेड, ठीक है, और फोर्स टू बिकम लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, और उसको बनना पड़ा एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है ना। और इसी से प्रेशर जो है वो फार्मलैंड पे वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। नाउ रेलवे की बात मैंने करी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ब्रिटिश डेवलप रेलवे, पोर्ट्स, रोड्स एंड टेलीग्राफ जस्ट टू हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, तो रियल मोटिव क्या था कि उनको कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना है, ना कि हमें एनिमिटीज प्रोवाइड करनी। ब्रिटिश बोलते थे कि हमने ये सब सारी चीजें दी तो सही, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 5 मिनट रुको, 5 मिनट खत्म होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रोड्स जो थी उसको आर्मी मोबिलाइज करने के लिए, रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसके लिए यूज किया जाता। टेलीग्राफ डेवलप जो किया वो मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, इस चीज के लिए यूज किया जाता था। ठीक है ना, तो सोशल बेनिफिट्स जो थे वो कम थे, इकोनॉमिक लॉसेस हमें ज्यादा फेस करने पड़े, क्योंकि यहां से जो क्या था, टिम्बर बनाना है भाई, रेलवे लाइन बिछानी है तो टिम्बर चाहिए, तो टिम्बर चाहिए, वो ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया, फूड क्रॉप कम हो गई। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, विलेज जो है वो हार्म होते चले गए और ड्रेन ऑफ वेल्थ और ज्यादा एक्सेलरेटेड होता चला गया था। ठीक है ना, क्लियर। नाउ आगे, द लेगेसी इन 1947 क्रिपल्ड इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर बर्डन विद सरप्लस लेबर, लेबर बहुत ज्यादा हो गई थी, एक्सट्रीम लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जब वो कैश क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं तो उनकी जमीन तो खराब हो गई, अब जमीन पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, जब कुछ ग्रो नहीं हो सकता तो फिर वो क्या करेंगे, किसी और के फार्म लैंड पे काम करेंगे एज एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, इंडस्ट्री जो थी वो मॉडर्नाइज नहीं थी, डाइवर्सिफिकेशन थी और इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत थी, पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेशन की भी जरूरत थी। कोर चैलेंजेस क्या थे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। फॉरेन ट्रेड जो था वो सिर्फ ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ही फीड करता था, हमारे लिए कुछ भी फेवर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और वर्डिक्ट लास्ट में हम बात करें तो, द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एनमरस, बहुत बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करके उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसपे आपको फोकस करना है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड रेंट फ्रॉम कल्टीवेटर्स। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपने पढ़ लिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बता दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने बता दिया, डेफिनेशंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूं। ठीक है, ले लिया होगा। चलो नाउ, तो एग्जाम आपको कैसे लिखने हैं आंसर्स अपने, एक तो पहले आप क्या करो, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करो प्रॉपरली। ठीक है, इंट्रोडक्शन का यूज करो, बॉडी का यूज करो, कंक्लूजन का यूज करो, कीवर्ड्स यूज करो जो मैंने आपको बताया, स्टेग्नेशन वगैरह। ठीक है, डेटा वगैरह कोट जरूर करना। ओके, मोटिव क्या है उसको समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसी को एड्रेस करना है। एग्जाम्पल्स देने हैं जो मैंने इसमें दिए हुए हैं आपको, और बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन करना है। ये एक नोट्स की तरह एक्ट करेगी आपके लिए ये पीपीटी। ठीक है, तो इसकी तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनका आप आंसर कीजिए, एक होमवर्क टाइप है ये आपके लिए। तो व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोचना, विचार करना और आंसर करना। एक्सप्लेन हाउ एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल लेड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉर इंडिया, सोचना, विचार करना, सब आंसर्स हैं, मैंने दे रखे हैं आपको। व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, सब दे रखा है इसके अंदर। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया, वेयर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय देम, डिस्कस द वेइंग ऑफ सोशल बेनिफिट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉसेस। तो ये अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही कि सोशल बेनिफिट्स कम थे, इकोनॉमिक लॉसेस ज्यादा थे, रेलवे टेलीग्राफ वगैरह का एक्सप्लेन करना है एक। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वॉज बैलेंस बेनिफिशियल फॉर कंट्री, तो फॉर पे अगर बात करें तो आर्ग्यू करेंगे तो दैट कंट्रीब्यूशन, जैसे रेलवे हो गया, लीगल आपका यूनिफिकेशन हो गया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप कर दिया था, मॉडर्न एजुकेशन आ गई थी, पॉजिटिविटी, ये सब चीजें इफेक्ट करती है। और नेगेटिव क्या रहेगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, फेमाइंस आई। ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेजेस जो कभी ठीक ही नहीं हो पाए, आज भी हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो बेनिफिट जो हमें मिलते बट वो नहीं मिल पाए ड्यू टू दिस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद फिनिश। With reference to Indian economy on the eve of independence, consider the following statement: the colonial government prioritized the development of capital good industries to support industrialization in India. तो colonial government ने क्या किया, प्रायोरिटाइज किया किसको, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड। क्या उन्होंने किया था, कैपिटल गुड डेवलप करे थे टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। डिस्पाइट इंडिया हैविंग एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, इट डिड नॉट लेड टू इनफ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू द इंडियन इकोनॉमी। सही बात बोल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर नहीं आए थे, भले ही हमारा सरप्लस था। ठीक है,
Agriculture stagnation under British rule was primarily due to expansion of cultivated area rather than low productivity. तो कल्टिवेटेड एरिया का उसका एक्सपेंशन हुआ था, लो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है। लेकिन उसकी जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्टैग्नेशन है अंडर ब्रिटिश रूल, वो किसकी वजह से था कि हमारा जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको एक्सपैंड किया, मतलब फॉरेस्ट क्लियर कर गए और उसको एक्सपैंड किया गया, ठीक है। देन लो प्रोडक्टिविटी, और फिर रादर देन लो प्रोडक्टिविटी। तो कौन सा आंसर क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन इज विच ओनली 2 इज करेक्ट, रेस्ट इज रॉन्ग। ये तो पूरा ही गलत है, डेवलप तो उन्होंने किया ही नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। सिर्फ ये सही है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने देखी थी। अब बात ये है कि स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट क्यों है? क्योंकि देखो क्या हो रहा था, स्टेग्नेशन इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे यहाँ पे, और आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से ये चीज गलत है। ओके, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, रेस्ट हमारा वो ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। सो दिस इज लास्ट एंड फाइनल। इसका अगर आपको चाहिए होगा पीडीएफ, आई विल ड्रॉप इन माय टेलीग्राम चैनल। आप जाओगे यूट्यूब पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन, एंड वहीं पे ही हम एक दूसरे कनेक्ट करेंगे, यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। और इसका वहीं पे ही आपको पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां से देख के एज अ नोट इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक और बार मिलेंगे हम ऐसे ही एक और वन शॉट रिवीजन लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।